हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास का एक नया टॉपिक का नाम है हमारे है भरतपुर का जाट वंश, जिसे हम सिंसिनवार गोत्र भी कह सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा केवल इसी के इर्द गिर्द रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भरतपुर के जाट राज्य की बात करें तो इसका उदय 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सत्ता के पतन के दौरान ही हो गया था। अब हम बात करेंगे जो जाटे है, तो जाटों का उदय या उत्थान किस प्रकार हुआ था। जाटों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान हमारे औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। 1669 में जो हमारे मथुरा वाला क्षेत्र है, अर्थात जो हमारा धौलपुर और भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो इन क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता थे गोकुल, उसके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन उनको क्या है, गोकुल जी को मार दिया गया। लेकिन इस संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। हम ये देख सकते हैं, जो हमारे गोकुल जी थे, तो गोकुल जी को मार दिया गया और राजा राम जी ने क्या, यह संघर्ष आगे जारी रखा, जिसने क्या 1688 ईस्वी में मुगलों से लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति की। बात करें राजा राम की, तो राजा राम की मृत्यु के बाद उनके जो भतीजे थे चूड़ामन, तो चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। अर्थात जाटों की शुरुआत हमारे चूड़ामन से मानी जाती है। तो सबसे पहले हम शासक देखते हैं, कौन? चूड़ामन। चूड़ामन की बात करें तो चूड़ामन हमारे 1695 से 1721 के मध्य हमारे जाट राजवंश की शुरुआत के दौर में शासक बने। स्थापना की बात करें तो चूड़ामन को भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1695 के आसपास जाटों को संगठित करना शुरू कर दिया था। बात करें संगठन की, तो उन्होंने मुगलों के विरुद्ध क्या विद्रोह करते हुए, मुगलों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करते हुए जाटों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया। शक्ति के केंद्र की बात करें तो धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक एक स्थान है, वहां पे किला बनाकर अपने राज्य की स्थापना की। बात करें उनकी, तो उन्होंने सीकरी में किला बनाया, मतलब उन्होंने सबसे पहले सीकरी में एक छोटा सा किला बनवाया, जिसने क्या जाटों के विरोध का एक केंद्र बिंदु बना। बात करें जाटों की लूट की, क्यों? क्योंकि कोई भी राज्य स्थापित किया जाता है, स्थापना के दौरान उसे काफी सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जाटों ने शुरुआत में लूट की। लूट की बात करें तो उन्होंने मुगल काफिले को लूटना शुरू किया, क्योंकि चोरों के घर चोरी होना कोई बुरी बात नहीं है। जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब और बाद के जो शासक थे फर्रुख हसीर, इनके प्रति सशंकित हो गए, अर्थात डर गए थे। मुगल सम्राट ने कछवार नरेश थे हमारे बिशन सिंह, इनको चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन उन्हों को कोई सफलता नहीं मिली। किन्हें? नरेश, कछवारा नरेश थे हमारे बिशन सिंह, वो गए थे हमारे चूड़ामन को हराने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं हरा पाए। अगले शासक की बात करें, अगले शासक थे हमारे राजा बदन सिंह। राजा बदन सिंह को हम जो जाट राजवंश है उनका वास्तविक संगठक या संस्थापक मान सकते हैं। ये थे हमारे 1722 से 1756 ईस्वी के मध्य। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बदन सिंह ने जाट राजवंश को स्थायित्व और संगठनात्मक ढांचा प्रदान किया था। उन्होंने, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, जाट राज्य का वास्तविक संगठक भी माना जाता है। खिताब की बात करें तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें राजा की उपाधि दी और महेंद्र की पदवी प्रदान की थी। ऐसा नहीं है, और कोई पदवी नहीं मिली इन्हें। इन्हें सवाई जयसिंह जयपुर ने ब्रजराज की उपाधि और जागीरें प्रदान की। इन्होंने क्या किया, जाट और कछवार मैत्री उनके राज्य विस्तार और स्थायित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। अर्थात उन्होंने जयपुर के साथ या हमारे आमेर या सीधे गए तो कछवार राजवंश, तो जाट और कछवार दोनों के में मित्रता इसी दौरान हुई थी, राजा बदन सिंह के समय। राजधानी की बात करें तो इन्होंने डीग को अपनी राजधानी बनाया और उसे भव्य भवनों, बगीचों और महलों से सुसज्जित किया। अर्थात जो डीग के राजमहल जो आज हम देखते हैं, जल महल कह सकते हैं इसे, तो ये हमारे इन्हीं के समय बने थे। किलों की बात करें तो इन्होंने डीग, उम्हेर, भरतपुर और सुजानगढ़ जो अचलगढ़ है, इस तरह 4 किले बनवाए थे। बात करें कि प्रकृति की, तो बदन सिंह कैसे थे? शांति प्रिय शासक थे, जिसने क्या कूटनीति का अनुसरण किया और 1756 ईस्वी में डीग में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले शासक आते हैं हमारे महाराजा सूरजमल, जिसे जाटों का प्लेटो या फ्लातून भी कहते हैं। तो 1756 से 1763 के मध्य इनका शासन रहा था। बात करें इनकी, तो सर्वाधिक प्रतापी शासक थे। तो सूरजमल इस वंश के सबसे प्रतापी, दूरदर्शी और योग्य शासक थे। उन्हें जाटों का प्लेटो या अफलातून या फिर जाटों का यूलिसिस भी कहते हैं। बात करें भरतपुर के किले की, तो इन्होंने 1733 में भरतपुर दुर्ग, जिसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाना शुरू किया। बात करें इस दुर्ग की, तो इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं।
यह मिट्टी की दीवारों से सुरक्षित है और कोई भी शासक आज तक इस दुर्ग को जीत नहीं पाया है। ये हमारे चित्र में हमारे जो महाराजा सूरजमल है उनको देख सकते हैं। शक्ति के विस्तार की बात करें तो सूरजमल ने अपनी शक्ति का विस्तार दिल्ली, आगरा, इटावा, धौलपुर, मेवात तक किया और 1761 में उन्होंने दिल्ली और आगरा पर तो अधिकार भी कर लिया था, जिससे आगरा क्या है, आगरे का किला जाटों के नियंत्रण में आ जाता है। अब इसे देख सकते हैं, इनकी शक्ति का वर्चस्व देख सकते हैं। कूटनीतिक सहयोग की बात करें तो इन्होंने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तराधिकार युद्ध होता है हमारे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, तो इन्होंने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया था इस युद्ध के दौरान। बात करें पानीपत के युद्ध में इनकी क्या भूमिका रही, तो 1760 ईस्वी में वह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गए और जो मराठा सेना नायक थे सदाशिवराव भाव, उनके व्यवहार से खिन्न होकर भरतपुर लौट आए थे। क्यों? क्योंकि जो सदाशिवराव भाव थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उनका सहयोग नहीं लिया, तो वो उसके व्यवहार से खिन्न होकर आ गए थे। यदि आपने पानीपत मूवी देखी है जिसमें हमारे संजय दत्त और जो हमारे अर्जुन कपूर वाली मूवी, तो आपने देखी हो तो उसमें आप इस चीज को खास तौर पर समझ पाएंगे। पानीपत की पराजय के बाद सूरजमल ने पराजित जो मराठे थे उनको शरण और सहायता देकर अपनी मानवता का परिचय दिया, जबकि वो सदाशिवराव भाव की तरफ से लड़ने गए थे, लेकिन सदाशिवराव ने भाव ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया। इसके बावजूद जब हमारे मराठे हार जाते हैं तो बची हुई सेना को उन्होंने शरण भी दी, साथ ही साथ सहायता भी दी। ये उनकी क्या मानवता को दर्शाता है। मृत्यु और शौर्य की बात करें तो 1763 ईस्वी में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में उनका प्रतिद्वंदी कौन था? नजीबुद्दौला खान, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया। वो ये मानते थे कि सूरजमल को जब तक मैं वो जब तक उनकी जो लाश नहीं देख लेता तब तक मैं मानूंगा नहीं कि वो मर चुके हैं। तो उनकी जो मृत्यु की पुख्ता पुष्टि हुई तभी उन्होंने विश्वास किया। यह उनके शत्रुओं के मन में खौफ का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। एक हमारे जो इतिहासकार है कालिका रंजन कानूनगो, तो उनकी कथन है, तो कानूनगो ने क्या लिखा है, उसमें अपनी जाति के सभी गुण, जैसे हमारे जाटों में क्या होते हैं, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाले अदम्य भावना, ये सारे गुण उनमें विद्यमान थे। अगले शासक आते हैं हमारे राजा जवाहर सिंह, जो क्या कौन थे? सूरजमल के पुत्र। इनका शासन था 1763 से 1768 के मध्य। बात करेंगे राज्याभिषेक की, तो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु किसने कर दी थी? नजीबुद्दौला खान ने। तो बदला लेने के लिए 1764 में उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और लाल किले का जो अष्ट धातु का बना हुआ दरवाजा है वो उखाड़ कर ले आए और जीत के रूप में उन्होंने क्या किया? लोहगढ़ किले में उस दरवाजे को लगवाया। खिताब की बात करते हैं, इन्हें शूरवीर जाट के रूप में जाना जाता है। बात करें पुष्कर में इन्होंने क्या बनवाया, तो इन्होंने पुष्कर में जो हमारे अजमेर है वहां पे इन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। अगले शासक हमारे कौन? राजा रणजीत सिंह। इन बात करें इनकी, तो इन्होंने अंग्रेजों से संधि भी की थी। 1778 से 1805 के मध्य इनका शासनकाल रहा था। अंग्रेजों से संघर्ष की बात करें तो 1803 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा सरदार यशवंत राव होलकर को अपने किले में शरण दी थी। इनके विरुद्ध? अंग्रेजों को विरुद्ध। बात करें लॉर्ड लेक की असफलता, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब यशवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है तो ये छुपकर हमारे राजा रणजीत सिंह के पास आते हैं, तो ये हमारे लोहागढ़ के किले में जाके छुप जाते हैं। तो फिर लॉर्ड लेक उन पे आक्रमण करते हैं, तो अंग्रेजों के कमांड थे लॉर्ड लेक, तो उन्होंने 1805 में लोहगढ़ किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन किले की मिट्टी की अभेद दीवारों का कारण वह असफल रहा। मतलब कितने भी गोले दागे, लेकिन जो लोहागढ़ किले की जो प्राचीर है, दीवारें हैं, इसको वो तोड़ने में असफल रहे। संधि की बात करें, अंततः जो लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह से शांति संधि की, जिससे साबित हुआ कि लोहगढ़ किले को कभी भी जीता नहीं गया है। इस बात के महत्व की बात करें तो यह एकमात्र भारतीय राज्य है जिसने उस समय की सबसे बड़ी शक्ति मतलब अंग्रेजों को भी युद्ध में पराजित किया था। अगले शासक थे हमारे महाराजा बलवंत सिंह। बात करें, इन्होंने आधुनिक भरतपुर की नींव रखी थी 1826 से 1853 के मध्य। प्रशासन की बात करते इनके काल में भरतपुर के प्रशासन को अंग्रेजों के संरक्षण में पुनर्गठित किया गया था। जो वर्तमान भरतपुर हम देखते हैं उसके निर्माण की बात करें, इन्होंने 1845 में भरतपुर में राजकीय पुस्तकालय की नींव रखी थी। अगले शासक आते हैं हमारे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, जो 1939 से 1947 के मध्य रहे थे। बात करें अंतिम शासक की, तो भरतपुर रियासत के अंतिम शासक थे।
विलय की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण अर्थात जिसके दौरान हमने मत्स्य संघ का निर्माण किया था, इसके दौरान इन्होंने क्या इस रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया था। अब हम देखेंगे जो हमारी जाट रियासत थी, तो जाट रियासत के दौरान कौन-कौन सी स्थापत्य कला या फिर जो हमारे कला और संस्कृति में इनका क्या योगदान था? बात करें इसकी, सबसे बड़ा योगदान था हमारे लोहागढ़ दुर्ग है, जिसे भारत का अजय दुर्ग कहा जाता है। तो लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये किला जाट शासकों की अजय शक्ति, सैन्य प्रतिभा और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का अद्वितीय प्रमाण है। चित्र में आप लोहागढ़ दुर्ग को देख सकते हैं। बात करें इतिहास और निर्माण की, तो निर्माणकर्ता कौन थे? भरतपुर के जाट वंश के संस्थापक हमारे महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था और इन्हें जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो भी इसी वजह से कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसके पास में जो शुरुआत है, यहाँ पे खाई है, खाई में पानी भरा हुआ और पानी के अंदर मगरमच्छ है। आप इसे देख सकते हैं। अजयता का गौरव की बात करें तो इस किले का नाम लोहगढ़ या लोहे का किला इसलिए पड़ा, क्यों? क्योंकि इसे कभी जीता नहीं जा सका। ब्रिटिश सेना ने इस पर 13 वर्ष से अधिक बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार पराजय का सामना इसे करना पड़ा अंग्रेजों को। इस कारण भारत का एकमात्र अजय दुर्ग भी इसे कहा जाता है। बात करें अद्वितीय स्थापत्य और सुरक्षा प्रणाली की, तो लोहागढ़ की रक्षा प्रणाली इसे भारत के अन्य किलों से अलग करती है। जैसे हमारे मिट्टी की दोहरी प्राचीर मतलब दीवार, किले के चारों ओर मिट्टी की दोहरी मोटी दीवार बनी हुई है, जिस कारण इसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है। जब शत्रु की तोप के गोले दागे जाते हैं, तो वे ईंट और पत्थर की दीवारों की तरह टूटते नहीं बल्कि मिट्टी में धस जाते हैं, जिससे किले को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात किले की दीवारों में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। फिर गहरी खाई और सुजान गंगा नहर, तो किले के चारों ओर एक खाई, गहरी खाई है जो सुरक्षा की पतली परत थी। इस खाई में के पास में एक क्या है, मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। जो खाई है, खाई में पानी कहाँ से आता है? ये हमारे मोती झील से एक नहर बनाई गई है, नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। तो इस सुजान गंगा नहर से पानी लाया जाता है और इस जो प्राचीर के चारों ओर खाई है इसमें डाला जाता है। ये खाई क्या करती है? आक्रमणकारियों, विशेषकर जो हमारे ब्रिटिश सेना के जो आक्रमणकारी थे इनके खिलाफ काफी पुख्ता साबित होती है, मतलब इस खाई की वजह से भी बहुत बड़ी चांस थे कि वो अंदर नहीं आ पाए। ये चित्र थोड़ा सा कट गया है, लेकिन आप देख सकते हैं ये हमारे अष्ट धातु का दरवाजा है, जो हमारे दिल्ली के लाल किले से तोड़कर लाया गया था और हमारे लोहागढ़ किले में लगाया गया था। अष्ट धातु के दरवाजे की बात करें तो किले के उत्तरी द्वार पर अष्ट धातु का विशाल दरवाजा लगाया गया है। यह दरवाजा हमारे महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले अर्थात मुगल काल से उतार कर लाया गया था। अब हम बात करेंगे जो लोहागढ़ का किला है, तो लोहागढ़ किले के अंदर और कौन-कौन सी संरचनाएं बनी हुई है। जैसे हमारे जवाहर बुर्ज, ये वो स्थान है जहां भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक या कोरोनेशन किया जाता है। तो फतेह बुर्ज की बात करें तो यह बुर्ज मुगलों और ब्रिटिश सेना पर जो जाट थे इनकी ऐतिहासिक विजय की याद में बनाया गया था। महलों की बात करें तो इसके अंदर 3 खास महल है। वो कौन-कौन से? किशोरी महल, महल खास और कोठी खास। ये तो हमने लोहागढ़ किले के बारे में काफी ज्यादा जानकारी ले ली है। दूसरी स्थापत्य कला के नमूने की बात करें तो ये हमारे डीग के महल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जल महलों का शहर भी कहा जाता है डीग को। अब तो ये एक अलग जिला भी बन गया है। डीग के महल की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग शहर में है। क्यों? क्योंकि लेकिन अब ये अलग भी जिला बन गया है। ये महल जाट स्थापत्य कला की सुंदरता, भव्यता और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। इसलिए डीग को क्या जल महलों का शहर भी कहा जा सकता है। चित्र में आप डीग के जल महल देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये डीग के जल महल है, पास में क्या है, झीलें बनी हुई है। इसमें इसकी प्रतिकृति इतनी साफ दिखती है, ऐसा लगता है जैसे जमीन पर और आसमान में दोनों तरफ महल ही महल बने हुए हैं। अब बात करें इनकी इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो स्थापना की बात करें सबसे पहले तो डीग पहले भरतपुर राज्य की पहली राजधानी थी, जिसे बाद में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर स्थानांतरित कर दिया था। निर्माता की बात करें तो महाराजा बदन सिंह ने डीग शहर को सुंदर भवनों से अलंकृत करना शुरू किया था और उनके जो बेटे थे महाराजा सूरजमल ने 1772 ईस्वी के आसपास इस महल परिसर को अंतिम रूप दिया और इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। गर्मी लगेगी तो डीग के महलों में महाराजा सूरजमल अपनी गर्मी के दिन गुजारते थे। बात करें स्थापत्य शैली और प्रमुख महलों की, तो डीग महल परिसर में
भव्य महलों का एक समूह है जो मुगल और राजपूत वास्तुकला के मिश्रण को दिखाता है। बात करें उनमें क्या-क्या बना हुआ है, सबसे पहले आता है हमारा गोपाल भवन। तो यह महल परिसर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भवन है। यह अपनी सुंदर मेहराबों और भव्यता के लिए जाना जाता है। सूरज भवन की बात करें तो ये संगमरमर से बना एक हवादार महल है। इसकी पश्चिमी बालकनियां और पूर्वी मेहराबें इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। पुराना महल की बात करें तो महाराजा बदन सिंह के द्वारा निर्मित यह महल राजपूत शैली में बना हुआ है। दूसरे महलों की बात करें तो किशन भवन, नंद भवन, केशव भवन, इस तरह के काफी सारे परिसर हमारे जो डी के महल है उनके अंदर बने हुए हैं। बात करें इनकी विशेषता की तो अद्वितीय जल इंजीनियरिंग या फव्वारा प्रणाली इसके अंदर अपनाई गई है। तो डीग महल अपनी क्या फव्वारा और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो हमारे 18वीं शताब्दी के इंजीनियरिंग कौशल को दिखाती है। बात करें फव्वारों का जादू तो ये फव्वारे आज भी बिना किसी बिजली या मोटर के केवल गुरुत्वाकर्षण और जल दाब के सिद्धांत पे काम करते हैं। बात करें इनकी तो जल को ऊंचे टैंकों में इकट्ठा किया जाता है, फिर पाइपों के माध्यम से महलों के फव्वारों तक पहुंचाया जाता है। चार बाग शैली के उद्यान की बात करें तो महल परिसर फारसी शैली के चार बाग, जो फारसी शैली में जो चार बाग शैली होती है, अर्थात जैसे ये कोई मुख्य भवन है और इसके चारों कोनों पर चार गार्डन्स बनाए जाते हैं। ये आप मुगल शैली की खास विशेषता देख सकते हैं। जैसे हमारे ये आपने देखा होगा, यदि ताजमहल आपने देखा है, ये काफी सारी जो इमारतें हैं जो हमारे मुगल काल की इमारतें हैं, तो उसके अंदर आपने इन विशेषताओं को देखा होगा, इसे चार बाग शैली कहते हैं। तो घिरा हुआ है जो जल चैनलों और फव्वारों से सुसज्जित है। बात करें रंगों का त्योहार तो इस सबसे खास बात यह है कि त्योहारों के दौरान फव्वारों से ये पानी को रंगीन बनाने के लिए टैंकों में प्राकृतिक रंग मिलाए जाते हैं। गोपाल भवन के फव्वारे में केसरिया, केसर और सावन भादो मंडपों के फव्वारों में अन्य रंग मिलाए जाते हैं। फव्वारों की बात करें तो फव्वारों के चलने पर ऐसा लगता है कि मानो आकाश से वर्षा हो रही है, जो गर्मी के मौसम में भी शीतलता देती है। तो इस तरह कुल मिला के देखें तो लोहगढ़ जाटों के अजय रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक है, जबकि हमारे डी के महल क्या है, सौंदर्य, चेतना और उत्कृष्ट जल इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो भरतपुर के जो जाट राजवंश के बारे में, सभी शासकों के बारे में देखा, साथ ही साथ उनकी स्थापत्य कला के बारे में भी जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो तो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।